जय हिंद बच्चों, मैं सोनिया श्रीवास्तव आज पुनः उपस्थित हूँ एक नए दिन नए अध्याय के साथ। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ 14 चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का अध्ययन करेंगे। इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। कवि परिचय इस प्रकार है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कामासिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जनसामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। केदारनाथ कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, जीवन परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न दे रही हूँ। ये प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 1, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? प्रश्न 2, केदारनाथ अग्रवाल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? प्रश्न 3, केदारनाथ अग्रवाल पेशे से कौन थे? उनका कौन से आंदोलन से गहरा जुड़ाव था? प्रश्न 4, केदारनाथ अग्रवाल की 5 रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 5, केदारनाथ अग्रवाल को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? प्रश्न 6, केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? प्रश्न 7, केदारनाथ अग्रवाल का देहांत कब हुआ? प्रिय बच्चों, ये जीवन परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं खोजिए और लिखिए। ये प्रश्न आपको जीवन परिचय याद करने में सहायता प्रदान करेंगे। कविता की ओर चलते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस रचनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। पढ़ते हैं कविता। प्रथम पंक्तियाँ। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। प्रिय बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर करें। पहला, संकेत, शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और फिर काव्य सौंदर्य। संकेत, कविता की जो प्रथम पंक्तियां हैं उसके कुछ शब्द से लेकर अंतिम पंक्तियों के कुछ शब्द लिखना होते हैं, जो इस प्रकार हैं। देख आया चंद्रगहना से लेकर डैश डैश करते हुए दूं हृदय का दान
उसको। शब्दार्थ: ठिगना, छोटा, मुरेठा, पगड़ी या साफा, हठीली, जिद्दी, दान, भेंट। संदर्भ: बच्चों, संदर्भ में हम पाठ पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखते हैं। इस प्रकार संदर्भ होगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित हैं, जो पाठ 14 चंद्र गहना से लौटती बेर कविता से ली गई हैं और इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रसंग: बच्चों, प्रसंग जो होता है वह व्याख्या का संक्षिप्तीकरण होता है, अर्थात जो हम व्याख्या विस्तृत रूप में लिख रहे हैं उसको छोटे रूप में क्या बताना चाहते हैं वह प्रसंग में लिख देते हैं। इस प्रकार प्रसंग होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि चंद्र गहना देखकर लौटते समय खेतों में जो दृश्य देखे जा रहे हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या में क्या करेंगे, जो ये पंक्तियां हैं उनका भावार्थ लिखेंगे। और काव्य सौंदर्य में प्रस्तुत पंक्तियों में जो भी रस, छंद, अलंकार या भाषा का प्रयोग हुआ है वो लिखते हैं। तो बच्चों, व्याख्या करते हैं। प्रथम पंक्तियां: देख आया चंद्र गहना देखता हूँ दश अब में। कवि कहते हैं कि मैं चंद्र गहना नामक स्थान देखकर वापस लौट आया हूँ और वह प्राकृतिक देखने के बाद कह रहे हैं दृश्य अर्थात नजारा। क्या कह रहे हैं? मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला एक बीते के बराबर। कह रहे हैं कि मेड़ होता है, मेड़ क्या होता है बच्चों? जो फसल होती है उसके साइड में, उसके बगल में एक ऊंचा सा रास्ता बनाया जाता है जो खेत के स्तर से कुछ ऊंचा होता है। इससे सिंचाई और चलने से फसल खराब ना हो इसलिए यह मेड़ बनाई जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि खेत की मेड़ पर वह अकेले बैठकर उन्होंने देखा कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना बांधे मुरेठा शीश पर। ठिंगना अर्थात छोटा, मुरेठा पगड़ी साफा जो सर पे बांधते हैं, शीश सर अर्थात एक हरे रंग का छोटा सा चना अपने सिर पर पगड़ी बांधे है। छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। और वह पगड़ी कैसी है? वह पगड़ी गुलाबी रंग की है, अर्थात बच्चों जो हरे रंग के चने पर गुलाबी रंग के फूल खिले हैं, कवि उन फूलों को गुलाबी पगड़ी कह रहे हैं। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का उपयोग हुआ है क्योंकि पगड़ी तो इंसान या व्यक्ति बांधते हैं, चना तो पगड़ी बांधेगा नहीं, साफा बांधेगा नहीं। तो चने के फूल की तुलना पगड़ी से हुई है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। सज कर खड़ा है अर्थात चना गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर सज धज कर सज सवर कर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। हठीली अर्थात जिद्दी स्वभाव की। उसके पास ही उससे जो चना है, चना से सटकर एक जिद्दी अलसी उगी है। वह कैसी है? जिद्दी अलसी जो खड़ी है वो कैसी है? देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अर्थात वह कैसी है? अलसी का शरीर पतला है, उसकी कमर लचकदार है और उसने नीले रंग का फूल अपने सिर पर लगा रखा है। कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। अलसी कह रही है, क्या कह रही है? कि जो छुएगा उसको वह अपना हृदय दे देगी, अर्थात हृदय प्रेम भेंट उसको कर देगी जो भी उसको छुएगा। काव्य सौंदर्य: वनस्पतियों के सौंदर्य को देखकर भाव विभोर हुए कवि ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर और रोचक ढंग से प्रस्तुत की है। प्रकृति मानव की तरह अनुभव करती प्रतीत हो रही है। सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा है। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार प्रयोग हो रहे हैं। प्रिय बच्चों, आपको संकेत, संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है यह बता चुकी हूँ, इसलिए अब आगे की पंक्तियों की व्याख्या और शब्दार्थ करूंगी। तो अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। सयानी बड़ी उम्र की, समझदार।
अर्थात कवि कह रहे हैं कि और सरसों की तो बात ही मत पूछो, वह चना अलसी आदि सभी से बड़ी उम्र की हो गई है, समझदार हो गई है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि सरसों की फसल पूरी तरह पककर कटने के लिए तैयार है। आगे की पंक्तियां, हाथ पीले कर लिए हैं और ब्याह मंडप में पधारी। और सरसों ने क्या किया है, उसने अर्थात सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए और ब्याह मंडप में पधारी, अर्थात शादी के लिए, विवाह के लिए मंडप में आ गई है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि हर तरफ पीले रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं और जो सरसों है वह पककर कटने के लिए तैयार है। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि ब्याह मंडप में आने के लिए, अर्थात जो सरसों है वह सबसे बड़ी है, सयानी हो गई है और ब्याह मंडप में आने के लिए तत्पर है। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। फाग अर्थात होली के लोकगीत, होली में जो लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें फाग कहते हैं। फागुन मार्च का महीना। तो कवि कहते हैं आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे फागुन का महीना फाग गाते हुए आ गया हो। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। विजन अर्थात एकांत। कवि कह रहे हैं देखता हूँ मैं स्वयंवर, अर्थात कन्यावर गीत आदि को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस एकांत जंगल में प्रेम पूर्वक प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। भूमि अर्थात धरा, नगर अर्थात शहर, बाजारों वाले शहरों से दूर यह प्रिय एकांत जंगल प्रेम जागृत करने की अधिक उपजाऊ धरती है, अर्थात एकांत निर्जल स्थान में परिणय प्रेम की अधिक स्थितियां हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उनमें लहरियां, नील जल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। पोखर छोटा सा तालाब, लहरियां लहरें आना। तो कवि कहते हैं कि मेरे पैरों के नीचे के भाग में एक छोटा सा तालाब है, अर्थात पोखर है। उस तालाब में जो लहरें उठ रही हैं, उन्हीं में तालाब के नीचे तले में उगने वाली सफेद घास भी लहरा रही है। आपने देखा होगा तालाब के किनारे छोटी छोटी घास लगी रहती है, हवा चलने पर वो भी लहराने लगती है। कवि ने यहाँ पर यही वर्णन किया है। आगे, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँखों को है चकमकाता। चकमकाता अर्थात चकाचौंध। जब आपको कोई तेज रोशनी आँखों में पड़ती है तो आपकी आँखें हल्की सी बंद हो जाती हैं, उसे कहते हैं चकाचौंध। अर्थात शाम का समय यहाँ दर्शाया गया है कि शाम के समय उस तालाब में सूर्य की किरणें उस तालाब में पड़ रही हैं, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वह सूरज का प्रकाश तालाब में फैला हुआ दिख रहा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई चांदी का खंबा हो, अर्थात तालाब में पड़ती सूर्य की परछाई का एक चांदी का बड़ा सा गोलाकार खंबा चमचमा रहा है, जिसे देखकर आंखों में चकाचौंध हो रही है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। उस तालाब के किनारे पर कई पत्थर पड़े हैं जो चुपचाप तालाब का पानी पी रहे हैं, पता नहीं उनकी प्यास कब तक शांत होगी। अब पत्थर पानी पीते हैं क्या? नहीं, इंसान पानी पीते हैं। अर्थात यहाँ पत्थरों की तुलना मानवों से की गई है कि वह पानी पी रहे हैं किनारे पर पड़े पड़े, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का उपयोग हुआ है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, देखते ही मीन चंचल, ध्यान निंद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। चट एकदम से। अब किसका वर्णन हो रहा है? बगुले का। बगुले का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं ध्यान निंद्रा, अर्थात जो बगुला है वो ऐसे खड़े हुआ है जैसे ध्यान कर रहा है और बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है। इन पंक्तियों में बगुले के बारे में बताया गया है कि एक बगुला अपने पैर
पानी में डुबोए चुपचाप खड़ा है। एक चंचल मछली, मीन अर्थात मछली को देखते ही उसका ध्यान एकदम टूट जाता है और वह तुरंत चट यानी तुरंत उस मछली को अपनी चोंच में दबाकर अपने गले में डाल लेता है अर्थात खा लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों से झपट्टे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। श्वेत अर्थात सफेद, फौरन तुरंत, चटुल चालाक और उजली यानी उजाला रोशनीदार सफेद, हृदय मन। तभी उधर पर क्या होता है, जैसे ही बगुले ने मछली को खा लिया तभी एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया अपने सफेद पंखों को फैलाकर झपट्टा मारती है, पानी के बीच में कूद पड़ती है और एक चंचल सफेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में दूर उड़ती जा रही है। ओ यहाँ से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। आगे कवि कहते हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से ऊपर की धरती से होकर रेल की पटरी जाती है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। यह रेलगाड़ी के आने का समय नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर स्वतंत्र हूँ, मुझे जाने की जल्दी भी नहीं है। क्योंकि बच्चों जैसे हमारी ट्रेन आना है तो हम बहुत जल्दी में रहते हैं। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि अब किसी भी ट्रेन का टाइम नहीं है, अब मैं स्वतंत्र हूँ और आराम से यहाँ पर बैठा हूँ। आगे, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। अनगढ़ जो गढ़ी हुई नहीं है, ऊंची नीची। यहाँ से मुझे चित्रकूट क्षेत्र की ऊंची नीची धरती पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। बांझ अनउपजाऊ जमीन, बंजर जमीन। भूमि धरती, धरा। रीवा रेवजा या कांटेदार जो बबूल के जैसे छोटे छोटे वृक्ष होते हैं उनको रीवा बोलते हैं। कुरूप अर्थात बदसूरत। इन पंक्तियों में कवि वहाँ की निर्जर भूमि, बंजर भूमि, उस स्थान को देखकर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अनउपजाई बंजर भूमि है उस पर इधर उधर कांटेदार कुरूप रेवजा के पेड़ खड़े हुए हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें 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 टें। सुन पड़ता है। सुग्गे अर्थात तोता। तो यहाँ पर तोते के मधुर स्वर का वर्णन हो रहा है। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि मुझे अचानक तोते का आनंददायक मीठा स्वर सुनाई पड़ता है जो टें टें के मधुर स्वर से मेरा मन आकर्षित कर रहा है। वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों। आगे वर्णन सारस के स्वर के कर रहे हैं। सारस का मधुर स्वर। वन स्थली अर्थात जंगल का स्थान, वन प्रदेश। तो क्या कह रहे हैं कभी आगे, उसी समय वन प्रदेश के हृदय को चीरता हुआ सारस का उठता गिरता स्वर सुनाई पड़ता है जो टिरटों टिरटों की ध्वनि निकाल रहा है। अर्थात उसके मधुर स्वर से कवि आकर्षित हो रहे हैं। किसके? सारस के मधुर स्वर से कवि आकर्षित हो रहे हैं। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए, सारस के संग जहां जुगुल जोड़ी रहती है। पर अर्थात पंख, जुगुल युगल दोनों, दो लोग की जोड़ी को जुगल या युगल जोड़ी बोलते हैं। तो आगे कवि कहते हैं और इस ध्वनि को सुनकर मेरी इच्छा होती है कि पंख फैलाकर सारस के साथ उड़ जाऊं, वहाँ जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, अर्थात जहाँ पर ये दोनों सारस रहते हैं। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। आगे कवि बताते हैं कि वो दोनों सारस के जोड़े कहाँ रहते हैं? हरे खेत में, चुप्पे चुप्पे, चुपके चुपके। तो कवि कह रहे हैं जो सारस की जोड़ी हरे खेत में रहती है वहाँ चुपचाप जाकर इन दोनों की सच्ची प्रेम कहानी सुनकर आनंद
प्राप्त कर लूं, वह ऐसा चाहते हैं कि उनकी प्रेम कहानी सुनकर आनंद प्राप्त कर लूं। तो वह कह रहे हैं कि दोनों की प्रेम कहानी सुन लूं और आनंद प्राप्त कर लूं। किन दोनों की? सारस की। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने चंद्रगेना जो एक स्थान है वहां से लौटते समय प्रकृति के सौंदर्य का, उसमें चना, अलसी, सरसों आदि फसलों का, तालाब, पोखर, पत्थर, सूर्य किरणों का, बंगला, श्वेत पंखों की चिड़िया, बंजर धरा, रेल की पटरी, पहाड़ियों, कांटोदार झाड़ियों का, तोता और सारस के मधुर स्वर का युगल, सारस के जोड़े की प्रेम कहानी सुनने का, अर्थात प्रकृति का मनोरम और सुंदर चित्रण किया है। अतः प्रकृति का चित्रण बहुत ही सुंदर और मनोरम ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया है। यह कविता हृदय को हर्ष और प्रसन्नता से परिपूर्ण करती है। इस कविता में कवि ने सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया है, अनुप्रास, मानवीकरण, अलंकारों का उपयोग किया है, प्रकृति सौंदर्य का बखान करती यह कविता अब समाप्त होती है। बच्चों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।